Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CAC. This is me Dr. Siddharth Arora and friends. आज मैं जो तुम्हारे लिए लेकर आ रहा हूँ इट इज अ मैराथन क्लास. मैराथन और बाबा मैराथन क्लास इतनी लंबी चौड़ी क्लास है कि मैं पूरा क्लास सिक्स की एनसीईआरटी पूरी क्लास सिक्स की एनसीईआरटी विच इज पॉलिटी क्लास सिक्स की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस विल बी कंप्लीटली फिनिश्ड इन वन क्लास. तो ये क्लास चलती चली जाएगी जब तक कि तुम इस सब्जेक्ट में इस क्लास की एनसीईआरटी में एक्सपर्ट नहीं हो जाओगे. सो मैंने हर एक टाइम बोला है, हर क्लास में बोला है कि एनसीईआरटी इज वन बुक विच फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर बेसिक और फाउंडेशन ऑफ योर सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटी. लेकिन सैडली अनफॉर्चुनेटली जो मुझे रीज़न हो, हमें ये ठीक से पढ़ाई नहीं गई. ओके फॉर वट एवर, ये हमने पढ़ी नहीं. ओके दोनों ही बात है. सो क्लास सिक्स में हम लोग को इसको मेमोराइज करा दिया गया विच इज सर्टनली नॉट द वे टू गो फॉर पॉलिटी. मैं हमेशा बोलता हूँ दैट इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यूपीएससी कि तुम मेमोराइज करो. चाहे तुम एक फैक्ट मेमोराइजेशन करने की कोशिश करो, चाहे 10 फैक्ट, इट वोंट फंक्शन. ऑल यू हैव टू डू इज टू डू व्हाट इज कॉल्ड एज इंटरकनेक्शन ऑफ फैक्ट्स. और अगर इंटरकनेक्शन ऑफ फैक्ट्स तुम्हें नहीं आता है तो बेटा तुम जितने मर्जी फैक्ट जमा कर लो, कुछ नहीं होगा. तो मेरा प्लान ये है कि हम लोग सिक्स क्लास से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी करें. इन दिस फर्स्ट ऑफ दिस मिशन मैराथन क्लास ऑफ क्लास सिक्स एनसीईआरटी मैं कंप्लीट करूंगा. और जब मैं कंप्लीट करूंगा तो मेरे स्टाइल में कंप्लीट करूंगा. तो मेरा अपना ही एक विचित्र तरीका है, राइट, विच इज़ वेरी वेरी सक्सेसफुल in making you understand and appreciate the subject from various angles. तो उसी पूरा का पूरा एम से मैंने कॉन्सेप्टोलॉजी चैनल बनाया है. कॉन्सेप्टोलॉजी इज नथिंग एल्स बट इंटरकनेक्शन ऑफ थॉट्स. इसी को मैं जब से मैं अनअकैडमी पे आया हूँ मैं इसी को मैट्रिक्स बोलता हूँ. सो मैट्रिक्स और द अरेंजमेंट और इंटरकनेक्शन ऑफ थॉट्स ही मेरे हर वीडियो में तुम्हें दिखाई देगा on the channel called as Conceptology. ये मेरा exclusive channel है under the Unacademy platform and इसमें मैं चाहता हूँ that you take full advantage of my years of experience in teaching and mentoring UPSC civil services aspirants. ये वर्ल्ड की toughest एग्जाम है my friend, वर्ल्ड की toughest एग्जाम है. बताओ, कुछ तो इसमें गाइडेंस की जरूरत होगी, कुछ तो इसमें मेंटोरिंग की जरूरत होगी. तो मैंने एक दिन हिसाब लगाया. क्या हिसाब लगाया सर? मैंने हिसाब लगाया दैट 250 मार्क्स का GS2 है. यस, 250 मार्क्स का ऑप्शनल 1 है, 250 मार्क्स का ऑप्शनल 2 है. तो ये तो हो गए 750 मार्क्स. फिर गिव एंड टेक हियर एंड देयर आया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ जाता है इन एथिक्स या थोड़ा बहुत सम फैक्टर हियर एंड देयर. और प्रीलिम्स को तो ऑब्वियसली मैंने इसमें ऐड ही नहीं किया है. तो प्रीलिम्स में तो 15-20 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं फ्रॉम पॉलिटी. इन आइदर वेज टेक हियर एंड देयर प्लस माइनस 10%. अबाउट हाफ योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन्हीं चीज़ों पे डिटरमाइन करता है. तो मैं ये वाला पार्ट तो मैंने करीब करीब इतना ऑथेंटिकली क्लेम किया हुआ है कि मुझे नहीं लगता मेरे स्टूडेंट्स को कोई हरा सकता है, राइट. हाउएवर ये दोनों पार्ट्स रह रहे थे तो मैंने सोचा व्हाई नॉट. सो आई एम नाउ अनाउंसिंग द लॉन्च ऑफ PSIR ऑप्शनल फॉर ऑल ऑफ यू. सो PSIR ऑप्शनल मैं अनाउंस कर रहा हूं एंड आई एम गोना लॉन्च इट इन वेरी सून सो दैट तुम्हारा हाफ द वर्क ऑफ UPSC CAC एग्जामिनेशन इज टेकन केयर ऑफ. तो अभी भी अगर तुमको लग रहा है कि कोई है डिसीजन लेने में हेडेक है तो भाई अब भी बता दो. बिकॉज अगर तुम नोटिस करो तो 50% मार्क तो हाफ द माइलस्टोन तो यहीं से हो जाएगा. और 50% मार्क्स पे तो भैया टॉप कर जाता आदमी. सो बाकी भी वी हैव ऑल द सब्जेक्ट्स अंडर दिस. सो मेक श्योर दैट इफ यू वांट टू ज्वाइन, अब इंतजार मत करना. यूज द कोड सेडलाइट. एक कॉम्बो कोर्स ले लो जो कि अनअकैडमी पे अवेलेबल है, जिसमें GS एज वेल एज ऑप्शनल दोनों है. सो ये दोनों GS और ऑप्शनल आपको मिल जाएगा. और यूज द कोड सेडलाइट. कॉन्सेप्टोलॉजी पे पढ़ते चले जाओ और कृपा करके आलस्य मत करना. डोंट बी एन एमेच्योर,
Don't be delusional. Don't be lazy. Be noticing that you're missing something. Ask for help and let's do it. So मेरा schedule ही कुछ ऐसा होता है. Facts, philosophy, relevant, strictly relevant topics and rock solid preparation. Now मेरा track record speaks for itself. I have more than 70 million live minutes on Unacademy. I'm the author of 7 best-selling books on polity, governance, IR and constitution. पिछले एग्जाम में 18 out of 20 क्वेश्चन डायरेक्टली आए थे फ्रॉम माय कोर्सेज. आई हैव प्रूव्ड दैट दीज हैव बीन taught by me, or most important, I have received tons and tons of love and respect from my learners. तो 2021 में बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं, जो 2021 में दे रहे हैं, बेटा अब तो तुम्हारे पास चांस है 1 to 2 ईयर का एक कॉम्बो कोर्स ऑप्ट कर लो, जिसमें तुम्हारे पास जीएस भी हो जाएगा और ऑप्शनल भी हो जाएगा. और जैसे मैंने तुम्हें बताया, about 50% ट्रैक रिकॉर्ड तो तुम्हारा यहीं पहुंच जाएगा. सिमिलरली 2022-23 वाले तुम्हारे पास 2 या 3 साल का कोर्स ले लो, विच इज फॉर प्लस क्लासेस एज वेल एज द ऑप्शनल कोर्सेज. तो तुम्हारा तो यार लॉटरी लग जाएगी यार. 2-3 साल में तुम्हें प्लस और ऑप्शनल इतना ज़्यादा हो जाएगा जीएस और 2, मतलब कैन यू बिलीव यू आर प्रैक्टिकली cracking the entire exam right here. And जो last attempt है, watch the series very carefully to get an edge. So अभी तक जिन लोगों ने मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं किया है, किसका इंतजार करे भाई. tinyurl.com/siddharthpolity tinyurl.com/siddharthpolity को लिंक है, और इस कोड को स्कैन कर लो अपने मोबाइल कैमरा से, और मुबारक हो, तुम मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे. तो अब इंतजार मत करो, चाहे प्लस क्लास लो, चाहे आइकॉनिक क्लास लो, यूज द कोड SIDLIVE. ये मेरा कोड है SIDLIVE, SIDLIVE. ये सबसे बड़ी टीम है ऑन अनअकैडमी. टीम SIDLIVE का पार्ट हो जाओ, तुम्हें इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, चाहे तुम बैच कोर्स लो, चाहे तुम ये कॉम्बिनेशन कोर्सेज करो. मैं तो चाहूंगा कि तुम अब ये कॉम्बिनेशन कोर्सेज करो, बिकॉज ऑप्शनल कोर्सेज भी आ गया है. तो GS प्लस ऑप्शनल कोर्सेज लो, और एवरी टाइम यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE, और तुमको इमीडिएट 10% डिस्काउंट में मिल जाएगा. बहुत रीजनेबल है. मैं चाहूंगा कि तुम 24 मंथ या 36 मंथ कोर्स ऑप्ट करो, और एब्सोल्युटली ह्यूज ऑफर. देखो 29% 42% ऑफ हो जाता है. तो अपने पैसे बचाओ और अपना करियर बनाओ. बहुत बढ़िया. सो आज हम स्टार्ट करेंगे द एंटायर स्ट्रक्चर. और अभी तक अगर तुमने मेरा ये चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो. ओके, सब्सक्राइब करो. कॉन्सेप्टोलॉजी, इंटरकनेक्शन ऑफ थॉट्स, इसको सब्सक्राइब करो भाई लोग. क्या कर रहे हो? ऑलराइट. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माय डियर कंट्रीमैन, मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ कॉन्सेप्टोलॉजी चैनल. तो भाई ब्रेस योरसेल्फ फॉर अ ह्यूज मैराथन. थक गए तो कॉफ़ी पी लेना, कॉफ़ी से काम नहीं चलेगा तो कॉफ़ी और चाय पी लेना. ओके, बट पढ़ते रहना. सो द पॉइंट हियर इज, आज हम करेंगे सोशल साइंस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, पार्ट 1, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 6. अब बहुत सारे लोगों के मन में विचित्र तरह के विचार आते हैं. सर क्लास 6 की एनसीईआरटी बताओ, हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स है, बड़े सूरमा हमारे पास आते हैं और बोलते हैं सर क्या बात कह रहे हो, अब हमें ये सब पढ़ना पड़ेगा ना. तो बेटा मैंने जो नोटिस किया है, एनसीईआरटी एक छोटी बुक है, लेकिन एनसीईआरटी एक बड़ी कॉम्पैक्ट बुक है. जैसे बोलते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका. ठीक है, तो ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका इसलिए बिकॉज इसके हर वर्ड में हम कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं. तो व्हाट विल आई डू, let us read NCERT instead of me trying to summarize it. ना भी मेरा तो पढ़ाने का तरीका कुछ और है, तो तुम्हें मेरी तरह से पढ़ना पड़ेगा. ओके, तो हम NCERT को पढ़ेंगे, राइट, और ऐसे पढ़ेंगे जैसे पढ़ाया जाना चाहिए था. सो वर्ड बाय वर्ड, मोमेंट बाय मोमेंट हम NCERT पढ़ेंगे और ये सारे चैप्टर्स खत्म करेंगे. चैप्टर 1, चैप्टर 2, that is dealing with diversity, chapter 3, chapter 4 dealing with government,
Chapter 5, Chapter 6 and 7 dealing with local government and administration. Chapter 8 and 9 dealing with livelihoods. तो आराम से बैठो और नोट्स बनाते चले जाओ ताकि आज के बाद तुम्हें ये सब पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी। तो हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, और ये 10 पेजेस का चैप्टर है, लेकिन क्या चैप्टर है, क्या बात करो। यस, तो हम फॉरवर्ड वगैरह छोड़ते हैं और अब कंटिन्यू करने लगते हैं। अब ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करो। अरे तुम्हारे पास एनसीईआरटी की बुक है या नहीं? अच्छा, तुम एनसीईआरटी की बुक खोल लो। ओके, एनसीईआरटी की बुक खोलो, एनसीईआरटी की बुक साथ साथ पढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। सो लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम। क्या बात कर रहे हो सर, अब यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे? एकदम मेरे बच्चा, एकदम यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही पढ़ना होता है। अच्छा जी, लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम। डू यू सी एनीवन who looks exactly like you do? In this chapter, you will learn that people are different from each other in many ways. Not only do they look different, but they might also belong to different regional, cultural, or religious backgrounds. These differences enrich our lives in many ways and also make them more fun. All these different people who come from all kinds of backgrounds and belong to all kinds of religions and cultures help to make India so interesting and so diverse. What does diversity add to our lives? How did India become like this? Are all kinds of differences a part of diversity? Can diversity also be a part of unity? Read this chapter to find some answers. सर आपने ये क्यों पढ़ा? सोचने वाली बात है। मैंने इतनी देर से ये क्यों पैराग्राफ पढ़ा? इसका एक रीजन था मेरे बच्चे। क्या रीजन था अभी बताता हूँ। तो कॉन्सेंट्रेट ऑन द सब्जेक्ट और ध्यान से देखो। तो इसका रीजन था, यार बड़ा आसान होता है ये सब बातें बोलना, ओके, कि इंडिया में देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बराबर है, बोलना बड़ा आसान है। क्यों क्यों सर, बोलना क्यों आसान है? इतना जरूरी है सर। देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बेटा देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस। डाइवर्सिटी जब हम बोलते हैं तो हम डिफरेंसेस को अप्रिशिएट कर रहे, नहीं समझ में आया? तो डिफरेंट है, ओके, हमारा रेस, हमारा रिलीजन, हमारा कैस्ट, हमारा जेंडर, हमारा प्लेस ऑफ बर्थ, ओके, ये सारी की सारी चीजें। सो व्हेन आई हैव डिफरेंसेस, वो चाहे रेस का हो, चाहे रिलीजन का हो, कैस्ट का हो, जेंडर का हो, और वो जो डिफरेंसेस है, these differences are appreciated, तो हम उसको डाइवर्सिटी बोलते हैं। हाँ, और अगर हम इन बेसिस पर रेस, रिलीजन, कैस्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, जो मर्जी बोलना, अगर हम इसके मामले में भेदभाव करने लगे, प्रेजुडिस पे आ जाए, ओके, स्टीरियोटिपिज्म करने लग जाए, तो भाई ये कैसी टाइप की सिचुएशन है? हाउ कैन देयर बी यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन सच सर्कमस्टांसेस? तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो बाय बाय हो जाएगी। तो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी होगी अगर हम इन डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करेंगे, और वो इस चैप्टर का एक्चुअल थीम है। तुम्हें ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये तुम्हें थ्योरेटिकल लग रही होगी, बट ये तुम्हारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का इंटीग्रल पार्ट है। समझने की कोशिश करो। सो हम आगे पढ़ते। 3 children around your age have drawn the figures above. Use the empty box. ये छोड़ दें क्या? हाँ, ये छोड़ देते सर। चलो, हम empty box में नहीं बनाएंगे, ठीक है सर। So now अब इसको हम एक कहानी बनाएंगे, ठीक है? Exactly. So making friends. Do you think it would be easy to make friends with someone who was very different from you? अब एक स्टोरी सुनो। I had meant it as a joke made up for a small ragged boy who sold newspapers at Janpat crossing at the busy intersection. Every time I cycled past, he would run after me, holding out the English paper and screaming out the evening's headlines in a mixture of Hindi and English words. This time I stopped by the pavement and asked for the Hindi paper. His mouth fell open. You mean you know Hindi? He asked. Of course,
I said as I paid for the paper, why? What did you think? He paused. But you look so अंग्रेज. यार ये क्यों पढ़ रहे सर? बेटा बोलना बड़ा आसान होता है, डाइवर्सिटी बोलना बड़ा आसान होता है, डिफरेंसेस. यहाँ पर एक दो बच्चों की कहानी बताई जा रही है जिसमें बोला जा रहा है, राइट. अब तुम में से कुछ ऐसे लोग होंगे, सर ये सब भी पढ़ना जरूरी होता है. बेटा मैं उन लोगों में से हूं ही नहीं जो सब्जेक्ट को बिल्कुल ही मैकेनिकल बना देते, राइट. आई डोंट लाइक दैट. मेरे हिसाब से एक सब्जेक्ट को इंटायरिटी में समझने के लिए यू हैव टू फॉल इन लव विद इट. तो कृपा करके फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट. ओके, सो यहाँ पे दो बच्चे हैं. एक बच्चा न्यूज़पेपर बेच रहा है, ओके, और उसको बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि दूसरा बच्चा जो कि पैसे वाला है, सो अपेरेंटली उसको इंग्लिश भी आती है. फिर वो बात आगे चले जाते हैं और फिर यहाँ पे स्टोरी सुनाते हैं. एक बोलता है, माई नेम इज समीर. ही सेड द नेक्स्ट डे एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड, व्हाट्स योर्स? माई बाइसिकल वॉबल्ड. माई नेम इज समीर टू. क्या बात कर रहे हो? दोनों ही बच्चों का नाम समीर है. इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर. यू नो आई एम समीर एक एंड समीर दो. अब ये कहानी चलती जा रही है. फिर पता चलता है कि ये लोग एक दूसरे का नाम समीर एक और समीर दो बोल देते हैं. एक बच्चे के पास बहुत सारा मनी है, वो आराम से न्यूज़पेपर खरीद सकता है, चीज़ें खरीद सकता है, इंग्लिश बोल सकता है, एंड सो ऑन सो. वो दूसरा बच्चा स्ट्रगल कर रहा है फॉर earning. The next day, he did not have the usual smile for me. There is trouble in Meerut, he said. Many people are being killed there in the riots. I looked at the headlines, communal riots, it blazed. But Sameer, I began. I am a Muslim, Sameer, he said in an answer, and all my people are in Meerut. His eyes filled with tears, and when I touched his shoulder, he would not look up. He was not at the crossing the day after, neither the day after, nor ever again, and no newspaper in English or Hindi can tell where my Sameer has gone. ये बुक है और rather than article है, The Lights Changed by पोयली सेन गुप्ता. सर एक बात बताओ, ये एग्जाम में आने वाले? हाँ बेटा. क्या बात कर रहे हो? अब बताओ, ये एग्जाम में पूछेंगे? अब हद हो गई. ये दौड़ना एग्जाम में पूछेंगे? बेटा नहीं. सब्जेक्ट को समझने के लिए ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती है. जब हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग तरह की हो सकती है. बिल्कुल सही बात है. डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है रेस की, रिलीजन की, कैस्ट की, सेक्स की, जेंडर की, प्लेस ऑफ बर्थ की, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. कमी थोड़ना है. बिल्कुल बात है. ढूंढ ढूंढ के आदमी निकाल लेते हैं. ह्यूमन बींग्स की आदत होती है कि वो ग्रुपिज्म करते हैं, और ग्रुपिज्म में एक ग्रुप डोमिनेंट ग्रुप हो जाता है, बाकी सब डोमिनेंट ग्रुप माइनॉरिटी ग्रुप हो जाता है. तो डॉक्टर अंबेडकर को इन सब चीज़ों का बड़ा ही सो कॉल्ड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था. उन्होंने पूरी ज़िंदगी ये सब टॉलरेट किया था. तो डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे फंडामेंटल राइट्स में इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट डाला फ्रॉम आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18. एक मिनट सर, आप एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे? बेटा मैं तो हूँ इंटरकनेक्टर. ओके, तो मैं तो सर्किट ही पूरे करता हूँ. मैं तो तुम्हें सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूँ कि ये कहानी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है. ये कहानी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब भी हमको इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ढूंढना पड़ता है, तो हम लोग ये बात भूल जाते हैं कि इक्वालिटी जो होती है वो एक अनएंडिंग प्रोसेस है ना. मैं नहीं समझा, मैं तुम्हें बताता हूँ. सो एक बच्चा है जिसके पास ऑलरेडी ओके स्कूलिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज आती है, सब कुछ है, मनी है, रिसोर्सेज है. एक और बच्चा है जो स्ट्रगल कर रहा है ऑन द रोड एट्सेट्रा. तो ये जो छोटा बच्चा, ये जो गरीब बच्चा है, इसको अगर गवर्नमेंट बोले कि यार ऐसे कहते भाई तेरे को भी 100 रुपया महीना हम स्कॉलरशिप देंगे और इसको भी 100 रुपया मिलेगा. अरे सर, इसको 100 रुपये की ज़रूरत ही नहीं है. एकदम करेक्ट है भाई. क्या बोल रहे हो? यस, हमें इसको 100 रुपीज़ देना चाहिए ताकि ये इसके लेवल पे इक्वल हो जाए. सो इक्वालिटी जो वर्ड है ना माय फ्रेंड, इट इज नॉट अरिथमेटिकल. हमारे यहाँ पे जो इक्वालिटी को अचीव करने का द पॉइंट है, जिसको जितना ज़रूरत है उतना उसको हेल्प करना पड़ेगा. तो बड़ा आसान होता है ये सब बातें बोल देना. ओके,
कि हम सब लोग भाई है, हम सब फ्रेटर्निटी है, बट जब हम फ्रेटर्निटी की बात करते हैं तो हमको ये भी देखना पड़ेगा, हैव वी अटेन्ड इक्वालिटी और नॉट। तो फंडामेंटल राइट्स जब होते हैं, जब तक वो हर सिटीजन तक नहीं पहुंचेगा तब तक ये प्रोसेस चलता चले जाएगा, चलता चले जाएगा, चलता जाएगा। तो इक्वालिटी इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। जैसे बोलते हैं ना, द वर्क ऑफ द नेशन इज नेवर कंप्लीट, वैसे इक्वालिटी भी कंप्लीट नहीं होती, यू हैव टू कीप ऑन परस्यूइंग इट। तो जब इक्वालिटी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट में बोला जाता तो बोला जाता था इट्स अ परस्यूट, इट्स अ परस्यूट। लगे रहो जी मुन्ना भाई, लड़ते जाओ, हमें इक्वालिटी अचीव करनी पड़ेगी, और जब तक इक्वालिटी अचीव नहीं होगी तब तक ये प्रोसेस चलता चले जाएगा। तो समीर एक और समीर दो, अब तुम इसको रिलीजन के बेसिस पे मान लो, गरीबी के बेसिस पे मान लो, रिसोर्सेज के बेसिस पे मान लो, एजुकेशन के बेसिस पे मान लो, रिलीजन के बेसिस पे मान लो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो जब हम इक्वालिटी की बात करेंगे तो इक्वालिटी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, क्या हो जाए क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो इक्वालिटी में सर आपने इसको 100 रुपीज दे दिए, ये जो गरीब बच्चा था, हाँ दे दिए, इसको तो नहीं दिए, नहीं दिए, तो सर आपने अनइक्वल ट्रीटमेंट किया, बिल्कुल सर आपने अनइक्वल ट्रीटमेंट किया, बिल्कुल डिफरेंट ट्रीटमेंट किया, बिल्कुल। और अगर डिफरेंट ट्रीटमेंट किया तो ये तो गलत बात है ना, ना मतलब ना, बिकॉज मेरा काम था इक्वालिटी अचीव करना। ओके, बात समझ में आई या नहीं? ना, 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 एकदम समझ में नहीं आया। मतलब मेरे पास एक और आइडिया है। अब क्या आइडिया है? बड़ा सॉलिड आइडिया सर। देखो मेरे को क्या है कि ये बच्चा जो है और ये बच्चा जो है, ये पर्सन जो है ए है, ये पर्सन जो है ये बी है, करेक्ट, और ये दोनों इक्वल है। अभी तो इक्वल है सर, ये तो अनइक्वल था ना, ये तो गरीब था, ये अमीर था, हाँ ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, हाँ भाई आगे क्या करो। इस इक्वल वाले को ना हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही रिसोर्सेज दे दिए, अब ये हो गया VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। देखा सर, अनइक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पे भी है बेटा, ये वाली अनइक्वल ट्रीटमेंट अलाउड नहीं। क्या बात करो, यस, ये क्योंकि डिसएडवांटेज पे था, मैंने इसको इक्वालिटी पे लाने के लिए मेहनत करी थी, डिफरेंट ट्रीटमेंट किया था। अगर मैंने इसको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दे दिया, एक्स्ट्रा मदद कर दिया, तो ये फिर अनइक्वल हो जाएगा। ओके, तो एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज इक्वालिटी? इक्वालिटी इज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। ओके, बात समझ में आया या नहीं बताओ? मैं तो एनसीईआरटी का भी पहले ही पेज पढ़ रहा था। ओके, सो तुम्हें नोटिस हुआ कि जब हम ये सिचुएशन देख रहे हैं तो यहाँ पर हम इक्वालिटी सिर्फ पेपर पे नहीं लिख कर दे सकते, इट इज अ परस्यूट। सो मेरे ख्याल से मेरे वीडियो सामने आ रहा होगा इसलिए दिख नहीं रहा होगा, बट मैं पढ़ लेता हूँ। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स। फिर while Sameer Ek is more familiar with English, Sameer Do speaks Hindi language. Although they both are at home in different languages, they still communicated with each other. They made the effort to do so. This was most important to them. So the point यहाँ पर जो हमको नोटिस हो रहा है that हमको मेहनत करनी पड़ेगी। इक्वालिटी इज नॉट समथिंग जो ऊपर से जो तड़म करके गिरेगा वो 1 इज इक्वल टू 1, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू अचीव इक्वालिटी, you have to make sure that equality happens, right? And that is why a pursuit happens. So Sameer too did not have the opportunity to attend schools. Perhaps you notice that there are several people in the area where you live that who are poor and those who don't have enough to eat or wear, and sometimes not even a place to live. एक दिन मेरे को ध्यान आया, क्या हो गया? आप तो पढ़ाते पढ़ाते कहाँ ध्यान आ गया? अरे मेरे को मेजर ध्यान आया। क्या? अरे रुको यार, मेरे को एक ध्यान आया। तो मैंने ऐसे सोचा कि एक पर्सन है, कि देयर इज अ पर्सन, और इस पर्सन को इसके पास 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़, अच्छा वेरी गुड। और वहीं पर देयर इज अनदर पर्सन और इसके पास बेचारे को खाने को नहीं है। ये तो बड़ा बुरा हुआ। He does not have even
₹1000, बुरा हुआ। एक और, एक और, एक और, एक और, अच्छा ठीक है। एक पर्सन है, ओके, ये एक पर्टिकुलर ग्रुप में इसकी बड़ी इज्जत होती है, सब इसको रिस्पेक्ट करते हैं, ओके। और एक और है, ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, सब दुत्कारते चले जाते हैं, ओहो ये भी बड़ा बुरा हो। और एक और पर्सन है, ओके, उसको कोई भी पॉलिटिकल इलेक्शन में पार्ट लेना अलाउड है, वेरी गुड, उसके वोटिंग अलाउड है उसको। एक और है, उसको बिल्कुल अलाउड नहीं। अच्छा, एक और पर्सन है, ओके, ही इज अ मैन, ओके, इसको तो जब वो वर्क करता है, वो 8 आवर्स वर्क करता है तो उसको ₹1000 मिलते हैं, ओके। और वही काम एक लेडी करती है, एक वुमेन करती है, तो उसको ₹500 मिलते हैं। ये हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग? अन्याय हो रहा है? अन्याय है, अन्याय, हाँ ये अन्याय तो है। तो ये भी तो अन्याय है कि एक बच्चा अपने जेब से पैसा निकालता है और उठा के जो मर्जी खरीद लेता है, और दूसरा बच्चा बेचारा सड़क पे घूम रहा है। हाँ यार, ये बात तो है। एक बच्चा अपनी स्कूलिंग पूरी कर नहीं पाता, दूसरा बच्चा पीएचडी कर देता है। यार हम तो एक ही देश के लोग थे, हमने तो फ्रेटर्निटी थी, हम तो ब्रदर्स थे, हम तो सिस्टर्स थे, वी आर अ टीम, वी आर इंडियंस। तो ये क्या चक्कर है? तो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने वर्ड यूज किया, जस्टिस। अन्याय नहीं होने देंगे हम न्याय करेंगे। तो ये जो न्याय है, ये 3 अलग अलग तरीके, वी हैव जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो ये जो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल है, अगर ये अचीव नहीं होता ना माय फ्रेंड्स, तो बेकार है, सब टाइम पास है। अगर हमारे यहाँ पर किसी के पास पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा घूम रहा है, दूसरे के बेचारे के पास खाने को पैसा नहीं, कोई यहाँ पर इक्वालिटी की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर जस्टिस की बात हो रही है। बहुत बहुत मेजर वर्ड है यहाँ पे, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू गेट इनटू इट, ओके। पता हो क्लास 6 में ऐसे किसी ने पढ़ा दिया होता तो अब तक तो तुम चैंपियन हो चुके होते, लेकिन जब पढ़ लिया होता तुमने, स्कूल में तो पढ़ते नहीं थे तुम। तो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमी, यहाँ पर जस्टिस की बात हो रही है। यहाँ कोई नहीं बोल रहा कि जितना मुकेश अंबानी साहब के पास पैसा उतना सबके पास हो, नो। लेकिन ऐसा भी हाल ना हो कि यू कैन नॉट हैव रोटी कपड़ा मकान, ओके, सो दैट इज सर्टनली नॉट डन, ओके। दूसरी बात है, मेल्स एंड फीमेल्स इक्वल वर्क करेंगे। अगर वो इक्वल वर्क कर रहे हैं तो उनको इक्वल पे क्यों ना दिया जाए? ये बात भी सही है, राइट। तो ये हो गया इकोनॉमिक, जैसे सोशल, क्यों नहीं कि सबको रिस्पेक्ट बराबर की मिले? क्यों किसी के बर्थ के बेसिस पे, किसी के सरनेम के बेसिस पे, किसी के कम्युनिटी के बेसिस पे आपको रिस्पेक्ट कम मिले? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। और हम सब इसी देश के वासी, बिल्कुल, वी आर ऑल सिटीजन्स ऑफ दिस ग्रेट कंट्री। तो ऐसा कैसा होगा कि भाई तुम्हारे पास पॉलिटिकल राइट्स है, मेरे पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं? मैं तो नहीं मानूंगा, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पर जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मिलना जरूरी है। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं अपने देश को एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहता हूँ तो हमारे वेलफेयर स्टेट की एक डेफिनेशन होनी चाहिए। सो आर्टिकल 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पता हो तुम भी सोच रहे होंगे कि क्लास 6 की एनसीईआरटी से आर्टिकल 38 कनेक्ट हो जाता है, सब कनेक्ट हो जाता है बेटा। So Article 38 of the Constitution says that the state shall strive to ensure a social order in which justice, social, economic and political shall inform every sphere of national life. Wow, कितना सुंदर है यार, क्या रूप है, क्या क्या मतलब शायरी है। This is how you study the subject, okay? मोहब्बत हो जाती है सब्जेक्ट से। So the point here is कि जब हम ऐसी से बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, वड्डी वड्डी गल्ला नहीं करते, ओके। सो हमें पता होना चाहिए that it is not simple, you should not leave this point कि यार ये सिर्फ डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस नहीं है। there is a difference and then there is a difference which is abused, डिफरेंस जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। हमें डिस्क्रिमिनेशन वाला डिफरेंस नहीं मांगता बाबा, ओके। हमको डिफरेंस वो चाहिए जो डिफरेंस है, लेकिन हम उन सबको अप्रिशिएट करें। तो ऑब्वियसली एक प्लांट होता है, एक ट्री होता है, ओके, तो उसमें पत्ते भी होते हैं, उसमें टहनियाँ भी होती है, उसमें फूल भी होते हैं, एंड ये सब डिफरेंट है, लेकिन ये सिंक्रोनाइज्ड डिफरेंसेस है।
ये हर एक अपना अपना रोल अदा करता है और हर एक अपने अपने रोल की अदायगी में उसकी तारीफ होती है। बिल्कुल। तो हम सब लोग को यहाँ पे यूनिफॉर्म है, मशीन बना रहे, क्लोन हो क्या ना, सब अलग अलग है, लेकिन नन ऑफ देम शुड बी लीडिंग टू डिस्क्रिमिनेशन। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है माय फ्रेंड। इसलिए देखो मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन मैंने ये समझाया। क्या समझाया? अरे सर आप तो पहले पेज पे जा रहे। अरे पहला ही तो पेज ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ से जो शुरू किया था वो मुझे अब समझ में आने लग गया। मेरे को नहीं समझ में आया, क्या समझ में आया था? देखो समझो, all these different people who come from all kinds of backgrounds and belong to all kinds of religions and cultures help to make India so interesting and so diverse. What does diversity add to our lives? How did India become like this? Are all kinds of differences a part of diversity? वाह, इस क्वेश्चन को समझना जरूरी था। Are all kinds of differences a part of diversity? Now this is the difference that you have to understand and appreciate कि differences are going to be there, but तुम उस difference का क्या करते हो? क्या तुम उसको appreciate करते हो या फिर तुम उसको discrimination का ground बना देते हो? So you have to be very very attentive in understanding this topic. Very good. आगे चलते हैं सर। Alright, अब हम इसी चीज़ को आगे चलेंगे। अब शायद तुम्हें मेरे वीडियो से नहीं दिख रहा होगा, अब आगे चलते। सो यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर्स अबाउट डिफरेंट एनिमल्स, पीपल एंड इवन घोस्ट। परहैप्स यू even enjoy making up stories yourself. Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lots of ideas to make up more stories. People who write stories get their ideas from all sorts of different places, from books, and some may have lived in forests, etc. Imagine if all the storytellers and writers that you have heard and read so far were forced to live in a place where all people wore the same two colors, took care of the same animals, played same games. What kind of stories would you like write? सर ये क्या बात हुई? अब ये वाली बात हुई ओके इन व्हाट इज कॉल्ड एज प्लूरालिज्म। कहाँ से वर्ड कहाँ चले जाते हो सर? तो हमारे पास एक वर्ड है which is called pluralism. Pluralism क्या है? Pluralism is, you can see this in India in variety of ways. Different people, different ways in which people pray, different ways in which people get married, different ways in which people dress, different ways in which people greet each other, different ways in which people cook rice. Often they went in search of new lands, etc. etc. तो अब हमारे पास यहाँ पर सिनारियो है कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बिल्कुल। तो मेरे को एक ख्याल आया। अब ख्याल क्या है? मैंने सोचा कि ऐसा करें क्या कि पूरे इंडिया में ओके एक ही लैंग्वेज बना दी जाए, सब लोग एक ही लैंग्वेज में बात करेंगे। ना सर, ये आप नहीं कर सकते और ना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। मतलब इंडिया में डाइवर्सिटी को हमको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, इंडिया में प्लूरालिज्म को हमको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। इंडिया की स्ट्रेंथ इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो जब हम इन सब चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, खासकर इन टर्म्स ऑफ रेस, लैंग्वेज, कल्चर, फेस्टिवल्स एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें बड़ी मुबारक है, अच्छे हैं। इससे इंडिया इंटरेस्टिंग बनता है, इसमें कल्चरल सिचुएशन बनती है, इतने सारे त्यौहार होते हैं, रंग बिरंगे त्यौहार होते हैं। लेकिन सर यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि कोई भी चीज़ फॉर दैट मैटर, उसको आप अलग से नहीं देख सकते। यू कैन नॉट इंडिविजुअलाइज देम। मैं नहीं समझा, मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी कि ये एक एरिया है, ये एक और एरिया है, ये एक और एरिया है। सर यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर एक आदमी ने दूसरे आदमी का मर्डर कर दिया। ओहो, पूरा हुआ। तो यहाँ पर जब वो मर्डर हुआ तो यहाँ पर लगा सेक्शन 302 इंडियन पीनल कोड टू बी हैंग्ड बाय नेक टिल डेथ, बराबर है। सो तो ये इस स्टेट को छोड़ के चला गया और इस रीजन में आ गया। यहाँ पर ऐसा कोई लॉ ही नहीं
क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे लॉ ही नहीं ना, यहाँ सेक्शन 302 इंडियन पिनल कोड टू बी हैंग्ड बाय नेक टिल डेथ नहीं, मर्डर की सजा ही नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। तो द रीजन यहाँ पर जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि कुछ चीज़ों में यूनिफॉर्मिटी की भी जरूरत होती है। हाँ ये बात तो है। वो क्लासिकल एग्जाम्पल इज लॉ। अब लॉ मस्ट बी यूनिफॉर्म, ताकि यहाँ पर कोई पता चले, एक आदमी को पता चले यहाँ पे लॉ है ही नहीं ऐसा, वो यहाँ पे सब जगह मर्डर ही करने लग जाए, ऐसा नहीं चलेगा। लॉ हैज टू बी यूनिफॉर्म। लेकिन ये तो गड़बड़ है, बिकॉज इंडिया इज द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, प्लुरलिज्म, हमारे पास है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब तुम्हें मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि तुम कनेक्ट कर पाओ। कनेक्ट मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि एग्जाम में जब आंसर दो तो सॉलिड आंसर है। अब मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ? यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहते हैं तो हमारे पास यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। लॉ तो यूनिफॉर्म होना चाहिए ना सर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाऊंगा, यानी कि मैं सब रिलीजन्स के पर्सनल लॉज को उठाऊंगा और उसको यूनिफॉर्म बना दूंगा, तो इट विल गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ प्लुरलिज्म। लो, फंस गए ना सर। अब मैं यहाँ जाऊंगा, अगर मैंने यूनिफॉर्म बनाया तो ये गया डाइवर्सिटी, और अगर मैंने यूनिफॉर्म नहीं बनाया तो लॉ को परेशानी। डू यू रियलाइज दैट रनिंग अ कंट्री इज ऑलवेज अ फाइन बैलेंस। तो जब हम एस्पेक्ट देखते हैं डाइवर्सिटी का, कितने सारे एस्पेक्ट दिख जाते हैं। डाइवर्सिटी को पचाना भी आसान नहीं होता, डाइवर्सिटी को निभाना भी आसान नहीं होता, राइट। सो यू हैव टू से दिस। नाउ आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड बिकमिंग वाइजर एंड बिगर। अब तुम्हारा ब्रेन समझ में आ रहा है, ओके, कि एब्जॉर्ब करो। अभी तो एक ही वर्ड ही आया डाइवर्सिटी, तो पता उसके कितने सारे डायमेंशन है, कितने सारे डायमेंशन है। Is it diversity which we are enjoying? Is it diversity which we are not enjoying? It is discrimination. Is there a diversity, every different treatment? Is it discrimination? Certainly not. Are we allowed to do different treatment? Certainly yes. Are we allowed to give privileges? Certainly not. Is diversity a representative of pluralism? Certainly yes. But is pluralism against the uniformity of laws? Certainly yes. अरे क्या है सर, अभी तो 6 पेजेस हुए मेरे बच्चा, अभी तो क्लास 6 की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर ही हुआ है। बताओ, पढ़ने वाला होना चाहिए मेरा बच्चा, पढ़ाने वाला होना चाहिए। ऐसे पढ़ते पॉलिटी, ओके, टाइम पास नहीं करते। तो अब हम आगे चलेंगे। तो हमारे पास है प्लूरलिज्म का कॉन्सेप्ट, अब हम चलेंगे नेक्स्ट। सो नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, but even kind of work they do is different. In cities, it is often easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surroundings. This is because in the city, people seldom grow their own vegetables and grain. Instead, they depend on the market to buy all the food and other goods that they need. Let us try to understand what do you mean when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region. अब 2 एरियाज के यहाँ पे नाम दिया हुआ है। अब वैसे तो तुम्हें पढ़ने को मज़ा आना चाहिए, पर यार जगह बड़ी अच्छी है लद्दाख। मतलब अब तो इस टाइम पे तो हमारे कुछ और ही वजह से हमें लद्दाख देखते कुछ और देखने लग जाता है, इंडिया चाइना वगैरह सब, बॉर्डर डिस्प्यूट एक्सेट्रा। बट आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दिस पार्ट। ये सर्टेनली इज मोर ऑफ ट्रिविया दैन एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पर 2 अलग अलग जगहों का नाम दिया गया है। एक लद्दाख दिया गया है, बड़ी नोनी जगह है, बड़ी सुंदर जगह है, ओके, बट बड़ी ही टफ जगह है। द टेम्परेचर्स ओवर हियर कैन बी इन सब माइनसेस डिग्रीज ऑफ ह्यूज माइनसेस। तो यहाँ का जो कल्चर होगा वो इस माउंटेनस रीजन के अनुसार होगा, यहाँ के टेम्परेचर, यहाँ के वेदर कंडीशंस के अनुसार होगा ये, और दैट इज वाई इट विल बी वेरी डिफरेंट with comparison to say Kerala, which is a state in southwest corner of India. It is surrounded by sea on the one side and hills on the other. Number of spices like pepper, cloves and cardamoms are grown. Its spices made up of this region, etc., etc., and so on so on. तो यहाँ पर एक मेजर कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो समझ में आ रहा है कि जब हम किसी कंट्री के बारे में बात करते हैं, सो कंट्री इज फॉर्म्ड बाय वेरियस कल्चर्स कमिंग टुगेदर। लेकिन एक कंट्री या एक नेशन होता क्या है? एक नेशन माय फ्रेंड एक आइडिया पे तुला होता है। मतलब मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ और समझने की कोशिश करो। तो हमारे पास एक जगह पे है लद्दाख, ओके, फॉर अप हियर,
और एक जगह पर है केरला, कंप्लीटली अगर तुम लद्दाख घूमने जाओ और तुम लद्दाख का एनवायरनमेंट देखोगे, एनवायरनमेंट देखो, टेम्परेचर देखो, फूड देखो, कल्चर देखो, एनीथिंग, और केरला का देखो, तो भाई ऐसा लगेगा, ऐसा हम दोनों बात करते, ऐसा लगेगा भाई ये तो दुनिया ही अलग है, ये दुनिया ही अलग है। तो ये दोनों दुनिया इतनी अलग अलग है कि आपको समझाने में बड़ा तकलीफ होगी कि भाई अरे बाबा कोई चिंता नहीं है, ये मेरा प्यारा इंडिया है। ओके, तो लद्दाख और केरला का लाइफ इतना अलग होने के बावजूद भी वो सेम कैसे है, ये बात भी सोचने वाली बात है। वो सोचने वाली बात ये है बिकॉज इस कंट्री में, इस देश में, चाहे वो लद्दाख के लोग हो चाहे केरला के लोग हो, हमने एक आइडिया को हमने एक आइडिया को अडॉप्ट किया है, और इस आइडिया को हमने एक बॉर्डर में, एक ज्योग्राफी में और एक पॉपुलेशन में मिक्स कर दिया। तो जब ये बन जाता है तो एक नेशन बनता है। तो इट इज़ नॉट अबाउट डिफरेंसेस, इट इज़ अबाउट द स्पिरिट ऑफ फ्रेटर्निटी। तो हम लद्दाख में अगर चाइना ने गोली मारी तो केरला वाले ऐसे नहीं बोल सकते कि हमारे ऊपर, हम पर थोड़ा ना गोली चली, दिल हमारा भी दुखेगा। केरला में अगर फ्लड्स आते हैं तो दिल हमारा भी दुखेगा। दिस इज कॉल्ड द आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी। सो जब हम फ्रेटर्निटी की बात करते हैं तो फ्रेटर्निटी के बहुत सारे डेफिनेशन है, लेकिन फ्रेटर्निटी इज एक्चुअली ब्रदरहुड, कि वी आर, बड़ा अच्छा फॉर्मूला है उसका, फॉर्मूला इज वन, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। ओके, तो फ्रेटर्निटी इज वेरी वेरी इंडिकेटिव अगर तुम ये सारी चीजें देखोगे। लेकिन यू कैन नॉट फॉरगेट अबाउट सर्टेन थिंग्स। जब हम नेशनल, नेशन बनाने की बात करते हैं तो एक स्पिरिट होती है, उसको बोलते हैं नेशनलिज्म। लेकिन यू ऑल्सो हैव टू अप्रिशिएट हेयर ऑल्सो। देखो ये चैप्टर क्या चल रहा है, ये चैप्टर चल रहा है डाइवर्सिटी। तो हमको नेशनलिज्म होते होते, ओके, अगर हम नेशन हो गया तो नेशन इज इंडिया। अब जिस तरह से तुमने रेस, रिलीजन, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा, इस पर तुमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं एक्सेप्ट किया था ना, नहीं ना, तुमने इसको बोला कि सर एक लैंग्वेज बना दो, ऐसा नहीं करने दिया ना, तुमने प्लूरलिज्म मेंटेन किया ना, बिल्कुल। वैसे अगर मैं एक ही नेशन के बारे में बोलूँ, भाई अपुन का नेशन है बाबू, अपुन किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता बेटा। ये ज़माना जो चल रहा है, ओके, और ये ज़माना तो बात की बात है, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन हिस्ट्री, राइट, बहुत सारे कंट्रीज का इन्फ्लुएंस इंडिया पे आता गया, एंड दैट इज वन ऑफ द रिजल्ट्स, और दैट इज एक्चुअली रिजल्टेड इन इंडिया हैविंग सो मच ऑफ डाइवर्सिटी। तो हमको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, ओपन अप करना पड़ेगा दैट इंडिया इज अ मेल्टिंग पॉट ए ऑफ वेरियस कल्चर्स। हम किसी और की लैंग्वेज या कल्चर आने से घबराते नहीं, हम उसको अब्जॉर्ब करके अपना बना लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर्शिया से लोग आए, ओके, और उनको हमने, गुजरात में आए तो वो पारसीज कहलाए, यस, तो वो ईरान से आए थे, पर्सिया, यस, पारसीज, ओके, सो पर्शिया से आए पारसीज हो गए, आज पारसीज हमारे हैं, ओके, हमें थोड़ा ना ये याद रहेगा कि वो फॉरेनर्स है, नाउ दे आर आवर्स। वो हमारे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ है, वो हमारे नानी पालखीवाला से है, वो हमारे, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। इंडिया इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैरायटी ऑफ कल्चर्स। इस चक्कर में जैसे अगर इसी एनसीईआरटी को देख लेंगे तो केरला में इन्होंने कुछ बताया, इट इज स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स, Jewish and Arab traders were the first to come here. The apostle of Christ, St. Thomas, is believed to have come here nearly 2000 years ago and is credited with bringing Christianity to India. Many Arab traders who also came and settled down here, Ibn Battuta, who travelled here a little less than 700 years ago, wrote a travelogue in which he describes the lives of Muslims and says that they were a highly respected community. The Portuguese discovered the sea route to India
from Europe when Vasco da Gama landed with a ship here. Because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religions: Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. तो फिशिंग नेट्स मेरे शायद मेरे वीडियो से छुप रहा होगा, ओके तो तुम्हारे पास एनसीईआरटी तो खोल के साथ साथ पढ़ लेते. द फिशिंग नेट्स यूज्ड look exactly like Chinese fishing nets and are called as China wala. अब तुम नोटिस करोगे, even the utensils used for frying is called as China chatti. It is believed to be word Chin must have come from China. So do you realize कितना अजीब से बात हो गई. एक जगह पे क्योंकि इस टाइम पे इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है तो हमको अचानक बुरा लगने लग गया, ओहो ये कैसी बात है, और ये देखो चाइना वाला सामान है. अरे बेटा यही बात है, वी आर अ मेल्टिंग पॉट. अगर इसको भी ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ लिखा है लद्दाख हैज अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स, लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बोथ बाय मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट. तो बेटा डिफरेंसेस वो होते हैं जिनको तुम डिस्क्रिमिनेट करते हो, अगर डिस्क्रिमिनेट या भेदभाव करते हो या अप्रिशिएट नहीं करते तो उसको डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, वरना तो बेटा डिफरेंसेस ही डाइवर्सिटी है. तो देखो कितने अच्छे से एक सब्जेक्ट को समझा जा सकता है एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस. सो इस लाइन को पकड़ो. While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of both regions have seen similar cultural influences. अब तुम्हें मैं समझा रहा हूँ, अब जब तुम ये क्वेश्चंस को इस तरह से पढ़ोगे या इन चैप्टर्स को तो तुमको समझ में आने लग जाएगा कि मेंस में आंसर क्यों किसी का इतना हैवी वेट होता है और कोई ऐसा ढीलोबाज आंसर देकर आ जाते हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है. सो बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स. It was the geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices and special geographical location. The influence of diverse cultures is not merely a thing of the past. Our present lives are also about moving from place for work, and with each move, our cultural traditions and way of life slowly becomes part of a new place we are in. Similarly, in our own neighborhoods, we live close to people from several communities. Our daily lives are about the ways in which we do things together and hear stories and so on and so forth. So India's diversity is always source of its strength. तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे ना तो ब्रिटिशर्स को लगा ओहो हम जब मर्जी इनको हरा देंगे, बट वो समझ में नहीं आए ओके कि इंडिया में वो लोगों ने बहुत कोशिश की, डिवाइड एंड रूल की. हाँ ऑब्वियसली हमने पाकिस्तान लूज किया इस चक्कर में, रादर पाकिस्तान गॉट सेपरेटेड, लेकिन वो हमारी डाइवर्सिटी को देखकर परेशान कि यार ये लोग इतने अलग है. बट दैट्स द डिफरेंस, दैट इज द पॉइंट हियर. सो द पॉइंट हियर इज इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट they could divide Indians because they were so different and then continue to rule them, but the people showed that they could be different and yet be united. तो बुके है बेटा, बुके गुलदस्ता है, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड. और जब हम जैसे जलियांवाला बाग क्या पंजाब का पर्सनल ट्रेजेडी थी? सर्टेनली नॉट. पूरा देश उसको रिलेट करता है. वो हमारे लोग थे जिनको मैसेकर किया गया, जिन पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई. दिस इज आवर लॉस, दिस इज इंडियाज लॉस. इसीलिए जब हम लोग ये बोलते हैं सॉन्ग्स एंड सिंबल्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ अ कंट्रीज रिच ट्रेडिशन फॉर रिस्पेक्ट और डाइवर्सिटी. इससे मुझे कुछ याद आ गया. क्या हुआ? हमारे पास ना फंडामेंटल ड्यूटीज डाली गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से. आई होप तुम्हें याद होगा. तो फंडामेंटल ड्यूटीज जब डाली गई थी तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने डाली थी. तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में आई थी, और आर्टिकल 51A में से A, B, C, D, E, F, G, H, I और J 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली डाली गई थी बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, और फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से हमारे पास 11th वाली भी डाल दी थी. लेकिन जो मजेदार बात है उसमें आर्टिकल 51 कैपिटल A सब क्लॉज A में लिखा था that it shall be the fundamental duty of the citizens to respect national flag,
national flag, national anthem, and other symbols of related to इंडिया। ये क्यों ज़रूरी है? क्यों मैं नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करने की बात करता हूँ? और इनफैक्ट ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्यों डाला गया? फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इसलिए डाला गया बिकॉज स्वर्ण सिंह कमेटी की खुद की बात थी दैट दीस मस्ट बी रिमाइंडर्स। सिटीजन्स को है ना रिमाइंडर्स देने की ज़रूरत होती है कि वो दे ऑल्सो हैव सर्टन ड्यूटीज टूवर्ड्स द नेशन। तो जब तक तुम्हें वो याद नहीं रहेगा तो तुम कैसे याद रखोगे? और ये देखो कितने अच्छे तरह से लिखा हुआ है, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी बाय द वे। ऑलराइट, सो सॉन्ग्स एंड सिंबल्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्रीज रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। तो दोनों चीज़ें हैं। अगर आपको आर्टिकल 51 कैपिटल ए सब क्लॉज ए भी मालूम है तो रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एक्सेट्रा, नेशनल सिंबल्स, और 51 ए सब क्लॉज भी आएगा to cherish those noble ideals which inspired our national freedom struggle. Do you know the story of the Indian flag? It was used as a symbol of protest against the British by people everywhere. ये सिंबोलिज्म है ना बेटा, ये तिरंगा है ना, ये इंडिया का सिंबल है। इस सिंबल को बचाने के लिए, इस सिंबल के गौरव को बढ़ा के रखने के लिए लोगों ने जान दे दी। हमारे फौजी मरने से नहीं डरते, लेकिन तिरंगे का नाम नीचे ना हो जाए। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज थिंग्स बी अप्रिशिएटेड। तुम्हें ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, वाई नेशनल सिंबल्स, वाई इज इट अ फंडामेंटल ड्यूटी? बिकॉज ये रिमाइंडर्स है, वर्ड इज रिमाइंडर। In his book, The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from outside, but rather it was something deeper, and within its fold, the widest tolerance of belief and custom was practiced, and every variety acknowledged. मैंने तुम्हें बोला था appreciate करो, acknowledged and encouraged. अगर तुमने acknowledge नहीं किया कि हाँ यार हम लोग कोई एक जैसे नहीं होने वाले, हम लोग सब लोग सेम रेस के नहीं होने वाले, रिलीजन के नहीं, बट आई अप्रिशिएट, तब वो डाइवर्सिटी कहलाएगी। अदरवाइज इट विल लीड टू डिस्क्रिमिनेशन। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नोटिस कि जब आपके पास यूनिटी इन डाइवर्सिटी वर्ड आता है तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो बिल्कुल नहीं है, ये पॉलिटी की स्टेटमेंट है। देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन वेरी वेल। तो तुम लोग कमेंट्स में हो कि नहीं हो? ओके तो हम यहाँ पर क्वेश्चन ये देखेंगे और मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम दूंगा। डू यू थिंक दैट द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया? व्हाट डू यू थिंक नेहरू इज ट्राइंग टू से अबाउट इंडियन यूनिटी इन द सेंटेंस कोटेड अबव फ्रॉम दिस बुक और फ्रॉम हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ये आसान नहीं है बाय एनी स्टैंडर्ड्स। ओके, बाय एनी स्टैंडर्ड्स में ये नहीं बोला कि ये आसान है बाय एनी स्टैंडर्ड्स। तो तुम ऐसे क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन को अपना होमवर्क बना लो। ओके, और इसी वीडियो के कमेंट्स में डाल दो। ओके, सो ऐसे लिख लेना। कैसे पता चलेगा मुझे कि तुम कौन सा आंसर लिख लो? ये क्या बात हुई सर? नहीं मैं बताता हूँ। तो क्या लिखो, तुम लिखना 6.1, ओके, और फिर डैश डाल के फिर अपना आंसर लिखना। 6.1 मतलब क्लास 6 चैप्टर 1। तो मैं क्वेश्चन जो दे रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो 6.1, ओके, ऐसे करो 6.1.3 लिख दो तो मुझे समझ में आ जाएगा। क्लास 6 चैप्टर 1 क्वेश्चन 3, तो मुझे समझ में आ जाएगा। और सब लोग ऐसे करो, इस सब को पूरा वर्ड्स में मत लिखना, 100 वर्ड्स में आंसर डालने की कोशिश करो। देखो 100 वर्ड्स में आता है कि नहीं। मुझे पता नहीं यूट्यूब के कमेंट्स पे इतना स्कोप है कि नहीं, पर मुझे उम्मीद है। अगर नहीं होगा तो फिर जितने मैक्सिमम वर्ड्स है उसमें डाल देना। ओके, और अगर ये 200 वर्ड्स तक की लिमिट होती है यूट्यूब के कमेंट्स में तो 200 वर्ड्स पर डाल देना। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस। तो बढ़िया हो जाएगा। अरे एक और बार तुम्हारे साथ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। ओके, आई हैव अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ PSIR ऑप्शनल। अब PSIR ऑप्शनल को लॉन्च करके फ़ायदा क्या है तुम्हारा? फ़ायदा ये है 250 मार्क्स तो मैं एज इट इज़ पढ़ाता हूँ GS2। तो मैंने पॉलिटी, गवर्नेंस और IR ये मेरे ही सरदर्दी, तो मैं पढ़ाता हूँ। और मेरे स्टूडेंट्स माशाल्लाह इतने सॉलिड हो चुके हैं तो उनको ये 250 मार्क्स के तो अब उनको हेडेक ख़त्म।
तो फिर मुझे बहुत डिमांड आया कि सर ये वाली हेडेक भी ख़त्म कर दो। तो 250 मार्क्स प्लस 250 मार्क्स, ऑप्शनल 1 प्लस ऑप्शनल 2। ओके, ये जो है इसमें हाफ योर यूपीएससी अप्रोक्सीमेटली विल बी टेकन केयर ऑफ। आईआरबी थोड़ा बहुत एथिक्स वेथिक्स में भी पूछ लेते हैं। आई द वेज अब इसके बाद तुम्हारा भैया मैं 50% हाफ वे मार्क तक तो मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। सो टू गेट 10% डिस्काउंट अब इंतज़ार मत करो, अब तुम्हारी गलती होगी। ओके, यूज़ द कोड सेट लाइव एंड ज्वाइन मी। कॉम्बो क्लासेस ले लो, कॉम्बो में तुम्हें जीएस और ऑप्शनल दोनों मिल जाएगा और बड़ा मैसिव मनी सेविंग हो जाता है। उसके बाद भी सेट लाइव यूज़ करोगे तुम्हें 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो अब समय की बारी ख़त्म और अब हम करेंगे चैप्टर 2। सो अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। बताओ, लुकिंग एट चैप्टर नंबर 1 हमने डाइवर्सिटी वर्ड देखा और अब मैंने ऑल्दो उस टॉपिक में ही मैंने ऐड कर दिया था, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि देखो एनसीईआरटी को खुद को यार इस बुक की तारीफ करो। जिस चीज को मैंने वहां पर छेड़ दिया था विच इज एन एडवांस लेवल, तो पॉलिटी के एडवांस टॉपिक है और मैं मुझे इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट माना जाता है, बट मुझे दाद देनी पड़ेगी द ऑथर्स ऑफ एनसीईआरटी को। कितने अच्छे तरीके से उन लोगों ने इस बुक के ऑथर ने कितनी अच्छी तरह से इसको इंक्लूड किया है इन क्लास 6 के एनसीईआरटी। मैंने तुम्हें डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन में डिफरेंस बताना स्टार्ट किया था और इस बुक ने भी अब इसको कंटिन्यू किया है इन द सेम मेथड। सो अब आगे चलते। इन द प्रीवियस चैप्टर you have discussed the meanings of diversity. Sometimes people who are different, अब इसको देखो कोट्स में डाला हुआ है, इट वर्ड देखो ऐसे पढ़ना होता है, इतना डिटेल में होना चाहिए एक सब्जेक्ट पे कंट्रोल। फ्रॉम अदर्स आर टीज्ड, laughed at or not included in a certain activity or group. अभी के लिए तो मैं कुछ नहीं करूंगा, बट इस वर्ड पे वापस आएंगे। सर कहाँ आएंगे? तो बेटा तुमने आज तक तो ऐसा पढ़ा नहीं है, तो अब पढ़ ही लो मेरी तरीके से। यहाँ एक वर्ड डालेंगे और उस वर्ड को करेंगे इंक्लूसिव और इंक्लूसिविटी। ठीक है, फिर हम एक और वर्ड यहाँ पर यूज करने वाले और वो बाद में आएगा, वो होगा प्रेजुडिस, और एक और वर्ड आएगा विच इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप। तो इन तीनों वर्ड्स को जरा पकड़ के रखना, ऐसा नहीं पढ़ने, छोड़ मत देना। ओके ठीक है, अब आगे देखते। सो वी फील हर्ट, एंग्री, हेल्पलेस और सैड when friends or others treat us in such ways. Have you ever wondered why this happens? In this chapter, we will try and explore how such experiences are related to the society we live in. We will look at how they are connected to the inequalities that exist around us. अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब चैप्टर को पढ़ते हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ कि सिंस हम लोग इसको इतना डिटेल में कर रहे हैं, हम लोग अब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 खत्म करेंगे, दैट इज डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, और फिर रेस्ट ऑफ इट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सो दैट इस वीडियो में तुम सिर्फ इसी बारे में सोचते चले जाओ। ऑलराइट, सो हम लोग चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 इस वीडियो में करेंगे और फिर पार्ट 2 में नेक्स्ट चैप्टर दैट इज नेक्स्ट यूनिट का पार्ट अलग वीडियो में करेंगे। डिफरेंस एंड प्रेजुडिस। There are many things that make us what we are. How we live, languages we speak, what we eat, where, games, etc. All of these are influenced by the geography and the history of the place where we live. एक मेरा philosopher friend है, वो बहुत अच्छी लाइन बोलता है। He says कि never judge anyone. Never judge anyone. हम ना जज करने लगते हैं, यार ये बुरा है, ये अच्छा है, ये कंजूस है, ये ग्रीडी है, या जो मर्जी, बिकॉज यू डोंट नो द बैकग्राउंड और द स्ट्रगल्स दैट ही इज गोइंग थ्रू। तो हर एक किसी वजह से, कोई रस्तिक होता है, कोई बड़ा कल्चर्ड होता है,
ओके, कोई एजुकेटेड होता है, कोई अनएजुकेटेड होता है, बोलेगा तू अनएजुकेटेड है। अरे भैया, वो एजुकेटेड होना चाहता भी होगा, हो सकता है उसकी ज़िंदगी में ऐसे सिचुएशन ना हो। सो द आइडिया है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे बोला था, डाइवर्सिटी को हमको अप्रिशिएट करना है और एक्नॉलेज करना है। प्लीज़ एक एक वर्ड ध्यान से समझो, अब्जॉर्ब इट, ये बेसिक्स बिल्ड करने का टाइम है। अब आगे देखते। ओके, सो देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस इन इंडिया। बताओ यार, हाउ ब्यूटिफुल। We have more than 1600 languages that are people's mother tongues, and there are more than 100 dance forms. Yet this diversity is not always celebrated. I hope मेरी वीडियो की वजह से, मैं स्क्रीन की वजह से ये छुप नहीं रहा है, और अगर छुप रहा है तो प्लीज़ एनसीईआरटी अपने आप निकाल लो, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और पढ़ते हुए चले जाओ। क्या ब्यूटिफुल वर्ड है। We feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like us. Sometimes when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. At times we may not understand or know the reasons why they are different from us. मैंने क्या बोला था? At times we do not understand or know the reasons why they are different from us. मैंने तुम्हें बोला था ना, मेरा फिलोसोफर फ्रेंड है, वो क्या कर रहा था? He was doing nothing else. He was saying कि सिद्धार्थ, किसी को जज मत करना, जज मत करो, बिकॉज वी, देखो मैं वही लाइन, क्या यार, एनसीईआरटी ब्यूटिफुली रिटन है। एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीजंस व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस. पीपल ऑल्सो फॉर्म सर्टन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक देम. तो जब हम जज करने लग जाते हैं, ओके, दैट इज प्लेस जो हमको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज हमें डाइवर्सिटी अप्रिशिएट करनी पड़ेगी. जैने जितने वर्ड्स तुमको पता है, मैं तुम्हें इसी बुक से, क्लास 6 के एनसीईआरटी से निकाल के दिखा सकता हूँ. तो भैया थोड़ी तो दाद हमें भी दोगे तुम, बिल्कुल थोड़ी दाद तो तुम एनसीईआरटी को भी दोगे यार, बट पढ़ाने वाला भी होना चाहिए और पढ़ने वाला भी होना चाहिए. सो बिलो आर सम स्टेटमेंट्स ऑन पीपल लिविंग एटसेट्रा, मोर देन 50% लिव इन विलेजेस एटसेट्रा. अब हम इसको आगे नहीं जाएंगे, ओके, मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दे दिया. अब देखो, some of the statements above see villagers as dirty, ignorant and superstitious, and see people in cities as money-minded, lazy and cunning. तो अगर हम ऐसे लाइन बोलते हैं, more than 50% of all Indians live in villages, तो लोग ना, villages do not care about their health, they are full of superstition. People in villages are backward and lazy, they do not like to work. In peak harvesting season and plantation season, families spend 12 to 14 hours working in the fields. Villages are dirty and not hygienic. अब ये इसमें टिक मार्क डालोगे अगर आप बोलोगे ना, तो लोग जिसे बोलते हैं ना, कंडीशनड रिस्पॉन्स देते हैं. गांव गए भी नहीं होंगे, लेकिन वो अपने आप ही इनमें से बहुत सारी चीज़ों को मान के बैठे होंगे. और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही तरफ से है, ऐसा नहीं है कि विलेजेस की तरफ से है. अगर उल्टा पूछेंगे तो life in city is easy. People here are spoilt and lazy. In cities, families spend very little time with each other. People in towns only care about money, not about people. Living in city is expensive. A large part of people's earnings is spent on rent and transport. City people cannot be trusted. They are cunning and corrupt. तो आप किसी गांव में जाओगे ना, तो इनमें से बहुत सारी बातें ना, वो बोलेंगे हाँ यार ऐसा ही होता है. और अगर आप किसी शहर में होगे और रूरल पीपल के लिए बोलोगे, तो भी वो उनके पास ऐसे ही थॉट प्रोसेसेस है. व्हाट इज इम्पोर्टेंट अबाउट हियर इज दैट इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशंस जो है वो प्रेजुडिशियल है. मैंने क्या बोला? दीज आर प्रेजुडिसेस. हम जब जज करने लगते हैं, ये देखो, यही मेरे फिलोसोफर फ्रेंड ने बोला था ना, अरे यार देखो कितनी सुंदर बुक है यार, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो थोड़ी देर बाद अपने आप आ रहा है. Prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior. तो हम इसमें तुम नोटिस करो, तारीफें नहीं होती आराम से लोगों की, एक दूसरे से तारीफ नहीं होती. ओके, लोगों को एक दूसरे तरफ को बुरा बोलना बड़ा आसानी से आ जाता है. तो वैसे ही हमारे साथ भी होता है. ओके, मतलब जैसे अनअकैडमी के खिलाफ लोग ऐसे नेगेटिव कहते हैं, अरे बिजनेस है, ये है, फला है. Nobody sees the hard work that we put into it. एक चीज को हमने इतने ध्यान से पढ़ाते हैं,
राइट, और एक बार नहीं कई बार पढ़ाते, लेकिन नोबडी सीज दैट और नोबडी वांट्स टू, बट जब वो जब हमसे पढ़ने आ जाते फिर उनको रियलाइज होता है वाओ, और फिर हमारा उनका इतना अच्छा नाता हो जाता है, ऐसा तो कभी ऑफलाइन क्लास में हो ही नहीं सकता. सो डोंट स्टार्ट जजिंग अंटिल अनलेस यू नो द फैक्ट्स. ओके, हाँ, तुम गांव में रहते हो, तुम्हारे रिश्तेदार है, तब तुम लोगों को मालूम पड़ा कि हाँ यार ऐसा है. तो आई एम नॉट सेइंग फेयर क्रिटिसिज्म मना है, but don't judge people negatively or see them as inferior. When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently. तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाता है, when we start having superiority complex, okay, you know, मैं इंग्लिश अच्छी बोलता हूँ, okay, इसलिए मैं अच्छा हूँ, right, and everyone who does not understand or speak English well वो अनपढ़ है या फिर वो जाहिल है. ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है. इट इज़ प्रेजुडिशियल. अब फैशन आ गया है, ओके, तो हमने यहाँ पे देखा हुआ है दिल्ली या मेट्रो सिटीज़ में बड़ा कॉन्सेप्ट, बड़ा प्राउडली ऐसा बोलने लग जाते हैं, अमेरिकन एक्सेंट में बोलने लग जाएंगे. यार इंग्लिश जब एक लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बेसिस पे भी आप एक दूसरे को जज करोगे, वेरी सैड सिनेरियो. सो व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज द बेस्ट एंड द राइट वे टू डू थिंग्स, we often end up not respecting others who may prefer it to do things differently. For example, if we think English is the best language and other languages are not important, we are judging another language negatively. As a result, we might not respect people who speak others than English. तो ऐसे बहुत सारे prejudices होते हैं. बीच में एक क्वेश्चन आया था, केस हुआ था, और आई थिंक द एडवर्टाइजिंग काउंसिल और द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने इस पर स्टेप भी लिया था, दैट बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाया जा रहा था ऑन द बेसिस ऑफ डार्क कलर या फिर फेयर हो जाना एंड सो ऑन सो फोर्थ. वी डोंट लाइक दैट, ओके, इट इज सर्टनली नॉट एक्सेप्टेबल. इसको रेसिज्म का पॉइंट दिया जा सकता है, इसको बी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, बॉडी शेमिंग, 50 चीज़ें. यू कैन नॉट बी अलाउड टू डू दिस. ये बिल्कुल ही गलत है, बिकॉज दिस इज प्रेजुडिशियल इन नेचर. सो ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि थॉट में रह जाता है. जब प्रेजुडिसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं तो प्रेजुडिसेस ग्रुप का पार्ट हो जाते हैं, फिर ग्रुप में से कोई एक अग्रेसिव हो जाता है और फिर वो एग्रेसिव होने की वजह से उसके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकता है. सो इट इज नॉट, एंड प्लीज अंडरस्टैंड, इंडिया में तो मेजरली आपको ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है that you cannot be allowed to do this. So यहाँ पर we have to understand Article 15. Article 15, yes. So डॉक्टर अम्बेडकर से मैंने एक चीज़ सीखी, और उन्होंने ये बात सीखी कि डॉक्टर अम्बेडकर he himself had tolerated so much of inequality in his life. और अगर हमें डॉक्टर अम्बेडकर से कुछ सीखने को मिलेगा तो वो ये सीखने को मिला that bygones be bygones. ओके, जो हो गया सो हो गया. लेट्स लुक एट द फ्यूचर. फ्यूचर में पास्ट की बुराइयां ना एक्सेप्ट हो, दैट इज अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस एंटायर स्ट्रक्चर. अगर हमारे पास बुराई, अगर डॉक्टर अंबेडकर इनइक्वालिटी के विक्टिम होते हुए, उन्होंने इसको विक्टिमाइज्ड फॉर्म में नहीं दिखाया. उन्होंने हमारे फाउंडिंग फादर्स को लीड करते हुए, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होते हुए, उन्होंने कई सारी ऐसी चीज़ें लाई जो आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18 में है, विच इज मेकिंग श्योर कि किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कैस्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. ना देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फाइन पॉइंट है. मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर नो डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, ओके. यहाँ पर डिफरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है. डिफरेंसेस तो अलाउड है. तो देयर इज अ पर्सन हु इज अकेडमिकली वेरी गुड, ओके, तो भाई वो IAS ऑफिसर बन जाएगा, ओके. हु इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके, वो ओलंपियन बन जाएगा. एनीथिंग इज पॉसिबल, दैट्स ऑल अलाउड. लेकिन नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कैस्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इज अलाउड अंडर आर्टिकल 15. और इतना क्लियरली उन्होंने लिखा कि उन्होंने इसके आगे वर्ड ओनली लिख दिया, दैट नो पर्सन
shall be discriminated on the basis of race, religion, caste, sex, place of birth only, or any of them. So it's a very beautiful concept. और फिर उसी के बाद सेम चीज़ with regards to public employment, same with untouchability, abolition of titles, और यहाँ पर rule of law. So or rather equal protection of laws and equality before law. तो डू यू रियलाइज कि हमारे यहाँ पर जगह ही नहीं है. ओके, चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो, चाहे फ्रेटर्निटी की स्पिरिट की बात करो, वी विल नॉट बी एक्सेप्टिंग एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कैस्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी अदर. अब इसी को आगे चलते हैं. तो क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स. अब मैंने पहले एक वर्ड सुनाया दिया था, अब प्रेजुडिसेस खत्म, अब स्टीरियोटाइप्स. तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा क्या? मैंने तुम्हें ये तीनों वर्ड्स पहले ही बताए थे. Okay, so I told you 3 words. Okay, one is inclusivity, second is prejudice, third is stereotype. तो मैंने ये दोनों वर्ड्स तो अभी समझा दिए और ये तीसरा वर्ड ये रहा. वेरी गुड. अब आगे चलते हैं. ठीक है. तो creating stereotypes. All of us are familiar with gender differences. What does it mean to be a boy or girl? Many of you would say we are born as boys and girls. It is a given. What is there to think about? हाँ यार, ये वाली तो बात है. एक क्रोमोसोम का तो फर्क है. ओके, बाकी तो कोई फर्क है नहीं. बट लेट्स लुक एट हाउ द सोसाइटी बिहेव्स. सो दे आर वेल बिहेव्ड, दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, दे आर नॉटी, दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, दे डोंट क्राई, दे आर राउडी, दे आर गुड एट स्पोर्ट, दे आर गुड एट कुकिंग, दे आर इमोशनल. अगर मैं इनके आगे तुम्हें गर्ल्स एंड बॉयज के साथ ऐसे डाल दूँ ना, तो तुम गारंटी से बोलते हो, मैं तो बोलना भी नहीं चाहूँगा. ओके, क्यों? हम हमारी सोसाइटी और हम भी ओके कई बार इसके स्टीरियोटाइप्स यानी कि ओपिनियंस बना के रख लेते. सो हम ओपिनियंस बना के, दिस इज नॉट नेगेटिव जजिंग, बट हम ओपिनियन बना के रख लेते. बड़ी अजीब अजीब तरह से बात करते कि ये बेटी पढ़ाई नहीं कर सकती. अरे क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज उसको तो किचन का काम आना चाहिए. ये कहाँ लिखा हुआ है? ये तो हमने बनाया हुआ है. दिस इज स्टीरियोटिपिज्म. ओके, मेल्स बॉयज स्ट्रॉन्ग होंगे, लेडीज विल नॉट बी, विमेन विल नॉट बी स्ट्रॉन्ग. ये कहाँ लिखा हुआ? एक मूवी आई थी दंगल. ओके, तो फोगाट सिस्टर्स की कहानी किसको नहीं पता. ओके, हाउ हैव दे मेड अस प्राउड, हाउ मच ग्लोरी हैव दे ब्रॉट टू अस. ये अनबिलीवेबल है. लेकिन हम लोग उस स्टीरियोटिपिज्म से निकल नहीं जाते. जब तक हम इस स्टीरियोटिपिज्म को निकालेंगे नहीं, हम एक मेजर गलती करेंगे. हम अपना ह्यूमन डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारा ह्यूमन रिसोर्स का जो डिविडेंड है, उसको कभी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे. बट वी डोंट रियलाइज दिस. तो जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम जैसे लॉन्च होते हैं, तो ये कितना स्ट्रांगली अपोज होते हैं. जब तक कि पूरा स्टेट उसको लीड नहीं करता, जब तक कि पूरा स्टेट, पूरा गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं आता, तब तक इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू मेक सच प्रोग्राम्स इनटू अ सक्सेस. ओके, तो 2 चीजें हो गई. एक हो गया स्टीरियोटिपिज्म, एक हो गया प्रेजुडिस. लेकिन हमें दोनों ही नहीं करने. सो हमारे पास ये है, पीपल से ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. ये सिर्फ इसी में नहीं है. ओके, कोई हैंडीकैप्ड है तो वो बात चले जाएंगे. इज हर माइंड ओके, ओके, यू लुक सो डिफरेंट. ये किसी भी बेसिस पे होता है. चिल्ड्रन यू सी इन द इलस्ट्रेशन हियर आर सीन एज डिसेबल्ड. मुझे तो इस वर्ड से भी बड़ा एतराज है. डिसेबल्ड, क्यों डिसेबल्ड भाई? ओके, हाउ डू यू नो डिसेबल्ड ही वर्ड यूज करना ठीक है? हाउ डू यू नो? दे आर डिफरेंट. सो व्हाट, एवरीबडी इज. सो दिस टर्म हैज बीन चेंज्ड एंड नाउ द टर्म यूज्ड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. तो थैंकफुली अब ये वर्ड तो ठीक से कर लिया गया. ओके, that it is with special needs, right? Common stereotypes about them are given in large letters. Their own feelings and thoughts too are given. Discuss what these children are saying, etc., etc. So जब बोला जाता है you look so different, so I'm a person, I feel shy, okay, उसको ही तुम different करोगे. This has to start from us. ये कोई governments नहीं करती, right? This is how you have to do. तो इसीलिए अगर हम अब तक कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखेंगे तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, और वो कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें आज सिखा देता हूँ. ये बड़ा काम का कॉन्सेप्ट है. इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन.
इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। ये क्या बात हुई? तो एक बार सोच के देखो यार, एक बार ऐसे सोच के देखते, ठीक है? तो ऐसे गेम करते रहते। तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 says there shall be no discrimination on the basis of race, religion, caste, sex, place of birth. Very good. फिर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 there shall be no liability, disability on the basis of race, religion, caste, sex, place of birth. अब यहाँ से थोड़ा सा सोचो यार, थोड़ा सा जस्ट थिंक अबाउट इट। डू यू रियलाइज कि अगर तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है यार, द मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ दिस कंट्री है, अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कैस्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। एक मिनट, थोड़ा सा बुद्धि यूज करो। क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि इनडायरेक्टली हम कन्फेस कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम मान रहे हैं कि हमारी कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो मेरे फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कितने लार्ज हार्टेड थे, कितना बड़ा दिल था उनका, कि उनको मालूम था कि यार वो तो लिख सकते थे ना, वो इसको अवॉइड भी कर सकते थे, ना लिखो, ना पता चलेगा, ना किसी को पता चलेगा कि रेस, रिलीजन, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पर डिस्क्रिमिनेशन होती है, अगर ये लिखो ही मत। नहीं, ऐसे नहीं थे डॉक्टर अम्बेडकर, ऐसे नहीं थे हमारे फाउंडिंग फादर्स। तो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ये एक्नॉलेज किया एक तरह से, है यार। तो डॉक्टर अम्बेडकर बोलते थे, बड़े अच्छी बात बोलते थे, वी आर ट्राइंग टू इम्पोज इक्वालिटी ऑन अस, वी आर ट्राइंग टू इम्पोज इक्वालिटी इन अ सोसाइटी विच इज इनहेरेंटली अनइक्वल। इतनी बड़ी बात है यार। हाँ, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर इस बात को रियलाइज कर चुके थे कि येस देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन। अभी ये बहुत लंबी कथा है, अभी बड़ी लंबी लड़ाई बाकी है, हमें ये हटाना पड़ेगा। लेकिन फिर ही वॉज अ वेरी स्मार्ट मैन। उनको मालूम था कि जब तक हम डिफेंसिव सेपरेशन नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, डिफेंसिव सेपरेशन नहीं करेंगे, ये काम खत्म नहीं होगा। ये क्या बात हुई? देखो, मान के चलो कि एक वॉर है, ओके, या फिर वॉर छोड़ो यार, वॉर तो लंबी बात हो जाती, ओके, एक कबड्डी का मैच हो रहा है, ओके, कबड्डी का मैच हो रहा है और एक वहां से वो तुम्हारे कोर्ट में आ गया। अब ये एक मेरा जो प्लेयर है ना, इसको चोट लगी हुई है, ही इज हर्ट। तो मैं क्या करना चाहूँगा एज अ टीम, मुझे करना क्या चाहिए, मुझे इस प्लेयर को ना, जब ये एंटर कर रहा है ना मेरे कोर्ट में, इसको बचा के रखना चाहिए। ऐसे सिर्फ कबड्डी वबड्डी में नहीं होता, ये नेचर में भी ऐसे ही होता है। तो नेचर में अगर तुम्हें मालूम है तो एक अल्ट्रुइज्म होता है, पता नहीं मुझे मालूम नहीं, तो हिरणों में डियर में होता है अल्ट्रुइज्म। तो क्या होता है ना, जैसे शेर होता है, शेर आया, ओके। तो जो डियर होते हैं ना, वो जो डियर है, वो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको है ना सब कवर कर लेते हैं, ताकि शेर जो होता है ना, जो टाइगर इज नॉट एबल टू हंट दिस यंग वंस। सो कुछ ऐसे ही होता है। डॉक्टर अम्बेडकर रियलाइज कर चुके थे, वो फाउंडिंग फादर्स रियलाइज कर चुके थे कि ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स एंड सेंचुरीज एक्चुअली हमारे यहाँ पे विमेन एंड चिल्ड्रन को साइडलाइन कर दिया गया और वो बड़े कमज़ोर हो गए, सोशली वो बड़े कमज़ोर हो गए। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया, उन्होंने बोला कि हमें है ना आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 भी लिखना चाहिए। अब ये क्या बात हुई सर? 15 सब क्लॉज 3 में हम ये प्रोवाइड करते हैं दैट देयर शैल बी स्पेशल प्रोविजंस फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। सो विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए हमारे पास स्पेशल प्रोविजंस होंगे। तो ये ऐसे क्यों कर दिया सर? फिर आपने डिफरेंट ट्रीटमेंट कर दी। मैंने बोला ही था, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है, स्पेशल प्रोविजंस इन द फॉर्म ऑफ, ये थ्योरी है वो डिफेंसिव सेपरेशन की। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो विमेन एंड चिल्ड्रन जो कि साइडलाइन हो चुके, जो कि मार्जिनलाइज हो चुके, वो और पीछे हो जाएंगे। और वो अब जैसे तुमने कमज़ोर हो गया, जैसे हमारे कबड्डी का प्लेयर था, ये कमज़ोर हो गया, अब तुम इसको अचानक वैसे ही मेन बैटल में नहीं छोड़ सकते।
बिकॉज अब उसको और जख्म हो जाएगा और चोट लग जाएगी. सो दिस इज हाउ मेरे फाउंडिंग फादर्स ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताए. सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस पार्ट. अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ बातों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में साथ साथ पढ़ाया जा रहा हूँ. When we mix people, when we fix people into one image, we create a stereotype. When people say that those who belong to a particular country, a particular religion, particular sex, race, or economic background are stingy, lazy, criminal, or dumb, they are using stereotype. कभी भी ये वर्ड मत यूज करो. All, okay, नेवर, ये वर्ड्स ह्यूमन फैक्टर्स में कभी भी नहीं चलते. तो बोलते हैं नेवर से नेवर. ऐसा क्यों? क्योंकि ये हो नहीं सकता. यू नो, ऑल पंजाबीज आर ABC, ऑल गुजरातीज आर XYZ. ओके, ये वर्ड्स कभी मत यूज किया करो. ऐसा हो नहीं सकता. बिकॉज हर आदमी, हर पर्सन, हर कंट्री, हर सोसाइटी, हर ग्रुप, उसके पीछे एक हिस्ट्री है, एक ज्योग्राफी है. So you have to follow both of them. इसलिए don't judge. So there are, as I said, there are stingy and generous people everywhere. In every country, in every religion, in every group, whether rich or poor, male or female. And just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same. तो मैंने बोला ना कि everyone, all, never, you know, ये words नहीं use किया जा सकते. Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual. तो हम ये गलती कर बैठते हैं. और क्या है, हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी है ना, हमारे यहाँ तो डाइवर्सिटी है. तो डाइवर्सिटी में तो हमारी स्ट्रेंथ है. अगर तुम उसको स्टीरियोटाइप कर देते हो कि यार ये इतने जो डाइवर्सिटी वाले क्राउड है, उसको तुम 4 ही ऐसे कैटेगरीज में डिवाइड करके बैठ जाओ, तो तुमने तो अपनी डाइवर्सिटी खराब कर दी. So the point here is stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others. They fit large numbers of people into only one pattern or type. Stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. तो बड़ा पछतावा होगा, बड़ा दुख होता. थैंकफुली वैसे तो ये उनकी खुद की इंडिविजुअल जंग थी, जो कल्पना चावलास ने, PT उषास ने, मैडम इंदिरा गांधी ने, फोगाट सिस्टर्स ने, और सो मेनी अदर्स. ओके, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया. लेकिन ये एज अ सोसाइटी, एज अ कलेक्टिव ग्रुप, एज अ कंट्री, हमको इस बात को नोटिस करना होगा कि इसमें हमारी कंट्रीब्यूशन भी होनी चाहिए. कि छोड़ दो यार, तोड़ दो वो सांचे होते हैं ना, वो स्टीरियोटाइपिज्म, वो तोड़ दो. ओके, लेट एवरीवन राइज टू द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स. कुछ याद आ रहा होगा तुमको, ये ना क्वेश्चन आया था UPSC CSC 2019 में. ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ द वर्ड लिबर्टी, और व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द वर्ड लिबर्टी. ऐसे इसके बहुत सारे चॉइसेस थी, लेकिन एक चॉइस वो बड़ी अच्छी थी, जो एक्चुअली करेक्ट थी. वो ये थी दैट द स्टेट शुड गिव द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, फॉर योर डेवलपमेंट. सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हम लिबर्टी वर्ड को केवल जेल में डालना या जेल से निकालने वाला कॉन्सेप्ट ना सोचे. तो जेल में डालना ये भी गलत है. ओके, वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी कि you cannot be imprisoned, you cannot be arrested until unless you follow procedure established by law. लेकिन लिबर्टी का जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि स्टेट मस्ट गिव अस द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप, फॉर द बेस्ट डेवलपमेंट ऑफ वन सेल्फ. तो तुम एक एकेडमिशियन हो, तुम पढ़ना चाहते हो. ओके, तो तुम्हें पढ़ाई का मौका मिले, तुम्हें लाइब्रेरीज मिले, तुम्हें कॉलेजेस मिले, यूनिवर्सिटीज मिले. तुम स्पोर्ट्समैन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये तुम्हारे लिए वो अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए कि तुम्हें सारे इक्विपमेंट्स मिले, स्टेडियम्स मिले, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तुम म्यूजिशियन होना चाहते हो, भी मौका मिले. तो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन था UPSC CSC 2019 में. ओके, सो ऐसे आंसर कैसे निकालोगे यार, कहाँ से निकालोगे जब तक तुम सब्जेक्ट समझोगे.
तो मेरे ख्याल से अब तुम्हें समझ में आने लग गया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज inequality and discrimination. Discrimination happens when people act on their prejudices or stereotypes. If you do something or to put another people down or other people down, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhoods, prevent them from taking water from same well, तुम्हें कुछ कुछ याद आ रहा होगा, ये सब आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 में डॉक्टर अंबेडकर ने इसको अबॉलिश किया हुआ है। सो देयर शैल बी नो लाइबिलिटी, नो डिसेबिलिटी of on the basis of race, religion, caste, sex, with use of water tanks, use of bathing huts, use of wells, tanks, public spaces, etc. etc. ये सब गड़बड़ होने को डॉक्टर अंबेडकर को मालूम था, एंड दैट इज वाई आर्टिकल 15 इसी चीज में, ये कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी है, कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। ओके, तो हमें याद है पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, पिछले चैप्टर में, समीर 1 और समीर 2 वो डिफरेंट। For example, they belong to different religions. This is an aspect of diversity. यार अप्रिशिएट करो कि यहाँ पर हमारे देश में अलग अलग रिलीजन्स है। However, this diversity can also be a source of discrimination. अब एक ही चीज को देखने के दो दो तरीके। तुम एक ही चीज को बोलोगे यार तुम्हें कितनी खुशी होगी, वाह यार देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन्स, लेकिन उसी चक्कर में यू कैन ऑल्सो गो एंड स्टार्ट डूइंग आइदर स्टीरियोटिपिज्म और यू कैन डू what is called as prejudice. लेकिन करना क्या चाहिए सर हमको? करना चाहिए हमको none of this but inclusive. So the word here is sometimes people who are different from one another are teased, laughed at or not included in certain activity. हमें inclusive होना है, हमको चाहे on the basis of race, religion, caste, sex, place of birth, body, money, academics, men, women, जो मर्जी, it has to be an inclusive society. अगर inclusivity नहीं है तो this entire thing is wrong. तो मैंने तुम्हें 3 words बताए थे, जो 2 नहीं करने हैं वो है prejudice and stereotypism, और जो करना है that is called as inclusivity. So a common stereotype of Muslims का इसमें बताया हुआ है, okay, certainly not acceptable this, और ना सिर्फ Muslims हो, it can be Christians, it can be Hindus, it can be Punjabis, it can be regions, it could be men, it is and women, and so on and so forth. So you are not supposed to do this, and certainly also not जो scheduled tribes या फिर tribal population के against, तो ये बहुत मेजर बैकफायर करता है और हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी खत्म हो जाता है। सो चाहे वो कैस्ट की बात हो, अनटचेबिलिटी, ये इस पर क्वेश्चन आया हुआ था। आर्टिकल 17 इज द वन विच इज अबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी। सो ये कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? सो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। कैस्ट रूल्स विच वर सेट विच डिड नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल्स। यार ये कैसा वर्ड है? ओके, दलित इज अ टर्म दैट पीपल बिलोंग टू द सो कॉल्ड लोअर कास्ट। ये सो कॉल्ड है यार, हम तो भगवान के बंदे, हम तो सब इक्वल है, फिर ये लोअर कास्ट हायर कास्ट क्या होता है? दे प्रेफर दिस वर्ड to untouchable. Dalit means those who have been broken. This word, according to Dalits, shows how social prejudices and discrimination have broken the Dalit people. The government refers to these people as, or this group of people as scheduled caste. तो वही scheduled caste है जिनको सोसाइटी ने untouchable नाम दे दिया और उन्होंने अपने आप को दलित्स मेंशन कर दिया। बट इट इज़ वेरी सैड। सो डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था, यू कैन फॉलो दिस पार्ट, ही सेड, डॉक्टर अंबेडकर, वन ऑफ द ग्रेट लीडर्स ऑफ इंडिया, शेयर्स हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ caste based discrimination which took place in 1901 when he was just 9 years old. He had gone with his brothers and cousins to meet his father in Koregaon, which is now in Maharashtra. तो एक बार पढ़ लेते। अगर मेरे वीडियो की वजह से ये टेक्स्ट छुप रहा होगा तो आई वुड सजेस्ट कि PDF निकाल लो NCERT का एंड यू शुड रीड, बट ये रीड करो। Long did we wait, but no one turned up. An hour elapsed and the station master came to inquire. He asked us for our tickets. We showed them to him. He asked us why we
tarried. We told him that we were bound for Koregaon and that we were waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach Koregaon. We were well dressed children. From our dress or talk, no one could make out that we were children of untouchables. Indeed, the station master was quite sure we were Brahmin children and was extremely touched at the plight in which we found us. As is usual among Hindus, the station master asked us who we were. Without a moment's thought, I blurted out that we were Mahas, which is one of the communities treated as untouchables in that region in Bihar, in Bombay Presidency. He was stunned. ये वही फोटोग्राफ वही ये पूरे जो इवेंट हुआ है उसका फोटोग्राफ है. His face underwent a sudden change. We could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion. As soon as he heard my reply, he went away to his room and we stood where we were. 15 to 20 minutes elapsed. The sun was almost setting. Our father had not turned up, nor had he sent his servant, and now the station master had also left us. We were quite bewildered, and the joys of happiness which we felt at the beginning of the journey gave way to a feeling of extreme sadness. After half an hour, the station master returned and asked us what we were proposed to do. We said if we could get a bullock cart on hire, we could go to Koregaon, and if it was not very far, we would like to start straight away. There were many bullock carts plying for hire, but my reply to the station master was, your Mahas had gone around among the cartmen, and not one of them was prepared to suffer being polluted and demeaning themselves. तो बड़ा दुख की बात है माय फ्रेंड्स. ओके दैट हमारे देश में जहाँ डाइवर्सिटी है वहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर इतना बड़ा आदमी, मतलब मैं सही मायने में बोलता हूँ, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन और ही इज द बिगेस्ट लॉयर दैट इंडिया हैड सीन एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग. सो डॉक्टर अंबेडकर was called as the father of Indian Constitution, best known leader of the Dalits. Dr. Ambedkar fought for the rights of the Dalit community. He was the first person from his caste who ever completed college education and went to England to become a lawyer. He encouraged Dalits to send their children to schools and colleges. He also encouraged them to increase their representation in the government jobs. तो ये चीज़ें बड़ी बड़ी जद्दोजहद से बेटा ये देश बना है. Okay, and we must appreciate that the idea here is that we have to strive for equality. मैंने पिछले क्लास में भी यही बात बोली थी. इक्वालिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है तो दौड़ाम करके तुम्हारे हाथ में गिर जाएगी. You have to fight for it. You have to ensure that you will have to fight for it. And when you fight for it, तब तुम्हें पता चलेगा कि एक बार पहुंच गए फिर कुछ और आएगा, फिर कुछ होगा, फिर इनइक्वालिटी आएगा. It has to be continuously done. The struggle for freedom from British rule also included within it struggle for large groups of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. चाहे वो दलित्स हो, चाहे women हो, चाहे ट्राइबल्स है, गरीब है, वर्कर्स है, वो इनइक्वालिटी सफ़र कर रहे थे. दैट इज़ वाई माई फ्रेंड्स आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 और अगर तुमने इस टाइम का यूपीएससी सीएससी का एग्जाम देखा है तो आर्टिकल 17 क्या है? It is one of the fundamental rights under the group of rights of equality. So when India became a nation in 1947, our leaders were also concerned about different kinds of inequalities and that is why उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें डाली. ओके तो वो चाहे वो women के rights के लिए हो, ओके चाहे वो ट्राइबल्स के लिए हो, चाहे वो दलित्स के लिए हो, चाहे वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए हो, our constitution is very very aware and alive to the fact that इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन है और अगर इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन है तो वी विल हैव टू फाइट इट आउट. सो दीज लीडर्स सेट आउट अ विजन एंड गोल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू ensure that all the people of India were considered equal. This equality of all persons is seen as key value that unites us all as Indians. Everyone has equal rights and equal opportunities. Untouchability is seen as a crime and has been legally abolished by law. People are free to choose what kind of work. People, in addition to the constitution, also place responsibility on the government to take specific steps to realize this right of inequality for poor and other marginal communities. So हमारा जो DPS piece है, जो part 4 of the constitution है, वो सोशियो इकोनॉमिक राइट से डील कर रहा है and that is the entire concept. तो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के भी देखूंगा ना तो मैं कई बार डाइवर्सिटी, कई बार जस्टिस वर्ड का पॉइंट मिलेगा. हमारे तो प्रियम्बल में लिखा हुआ है. ओके
fraternity, assuring the dignity of the individual and unity of the nation, liberty of thought expression, belief, faith and worship. मैंने तुम्हें पहले भी पढ़ के बताया था, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये सारे वर्ड्स हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है. सो इन अदर वर्ड्स दैट वी ऑल मस्ट लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अनदर. सिर्फ साथ में एक देश का पार्ट हो गए जी, हम तो एक देश के पार्ट हो गए, अरे बाबा वो स्पिरिट मैटर करती है. सो वी हैव टू से इंडिया, नथिंग बिगर देन इंडिया, नथिंग इज हायर देन इंडिया, नथिंग अबव द नेशन. तो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, ये चैप्टर 2 में ओके जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा. व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से विद रिगार्ड्स टू इक्वालिटी? व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द पीपल टू बी इक्वल? अब ये क्वेश्चन छोटा है, लेकिन इसको बोलते हैं छोटा पैकेट तो बड़ा धमाका. मतलब ये क्वेश्चन का आंसर लिखना आसान नहीं है. तो सबसे पहले तुमको 200 वर्ड्स का टाइम लिमिट है और आधा वर्ड लिमिट है, और इसके आगे ना ऐसे लिखोगे तुम 6.2.3. ये क्या हो गया सर? 6 मतलब ये चैप्टर 6 है, 2 एज इन द सेकेंड, सॉरी ये क्लास 6 है, चैप्टर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है. तो पिछली बार वाला भी लिखोगे और इस क्वेश्चन का कमेंट्स में आंसर लिखो. व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से विद रिगार्ड्स टू इक्वालिटी? व्हाई डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी इक्वल? तो ये लिखो ओके, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ दिस चैप्टर. तो एक फाइनली अनाउंसमेंट, आई एम अनाउंसिंग द लॉन्च ऑफ PSIR ऑप्शनल. मैं तुम्हारे लिए PSIR ऑप्शनल ला रहा हूँ. रीज़न ये है कि मैंने 250 मार्क्स का GS2 तो मैं तुम्हारा हैंडल कर ही रहा हूँ. अब 250 मार्क्स का ऑप्शनल 1 और 250 मार्क्स का ऑप्शनल 2 भी मेरे ही हेडेक हो जाएगी. तो एक तरह से अगर मैं इन टोटल को करूँ और अगर IR को भी हम देख लें तो आधे से ज़्यादा काम, इनफैक्ट हाफ हो गया UPSC CSC सिर्फ मेरे हवाले हो सकता है. सो इसको ज्वाइन कर लो. मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम कॉम्बो वाला जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो ले लो. कॉम्बो वाले सब्सक्रिप्शन में GS भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, एंड इट विल बी ऑफ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू. तो यूज द कोड SIDLIVE, SIDLIVE, SIDLIVE कोड यूज करते तुम्हें इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. सो एज आई सेड, एक कॉम्बो वाला ले लो ओके, उसमें दोनों काम हो जाएंगे, GS भी और ऑप्शनल भी. और GS और ऑप्शनल दोनों के साथ साथ तुमको बहुत सारा मनी का फ़ायदा भी हो जाएगा, बिकॉज ये बड़ा ही रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव हो जाता है. और फिर उसके साथ SIDLIVE, SIDLIVE कोड यूज़ करो. ये टीम SIDLIVE है, SIDLIVE कोड यूज़ करते ही तुम्हें इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. सो डोंट फॉरगेट दिस कोड एंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू टीच यू. सो 250 मार्क्स, 250 मार्क्स, 250 मार्क्स, 750 मार्क्स तो यहाँ पर ही हो गया. सो आई होप यू विल बी अप्रिशिएटिंग कि तुम्हारा एक मेजर हेडेक खत्म हो जाएगी. सो आज हमने 2 चैप्टर्स कर लिए ओके, और अगर मैं इसको पूरा पीछे मुड़ के देखूं तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमारा कितना काम हो गया और कितना बाकी. सो अगर हम यहाँ से देख लेंगे तो ये है हमारी सिचुएशन. यूनिट 1 डाइवर्सिटी हमने ख़त्म कर दी है, चैप्टर 1, चैप्टर 2. और मैंने तुम्हें इतनी डिटेल में पढ़ाया भाई, इतना तो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा. तो आई एम श्योर दैट यू हैव फॉलोड दिस पार्ट. नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे गवर्नमेंट यूनिट 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4. फिर उसके बाद नेक्स्ट में लोकल गवर्नमेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो लेट अस कैरी ऑन विद दिस पार्ट. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.